लोग पॉलिटी का पार्ट 2 कर रहे थे, तो पॉलिटी के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अन्य पदाधिकारी। भारत के प्रमुख पदाधिकारी को तो हमने देख लिए। भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन थे? एक दृष्टि में हमने देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो थे वो भारत के सबसे प्रमुख पदाधिकारी थे। अब बात करते हैं अन्य पदाधिकारी की। अन्य पदाधिकारी और कैसे उनका काम होता है, तो सबसे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 89 में है लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, अनुच्छेद 89 के तहत है। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 93। न्यूनतम आयु है 25, यानी जो व्यक्ति लोकसभा में चुन लिया गया वो लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है। न्यूनतम आयु कितनी है उसकी? 25। फिर हम आगे बात करें कि निर्वाचन और चयन कैसे होता है, तो लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान होता है और लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण जो है इसका हो चुका होता है, यानी कि अलग से इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका शपथ ग्रहण अलग से नहीं होता है, वो पहले ही शपथ ले चुके होते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष की, तो देखिए इसका किसी अनुच्छेद में जो है चर्चा नहीं है। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 93, सीधा निर्वाचन से संबंधित बात करता है। न्यूनतम आयु 25 साल, यानी लोकसभा के जो निर्वाचित हो गए वो लोकसभा के उपाध्यक्ष हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा ये भी चुने जाते हैं और लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं, इसलिए दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। अब बात करें लोकसभा के सदस्य की, तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं और इनका जो शपथ ग्रहण होता है राष्ट्रपति द्वारा इन सबको शपथ ग्रहण कराई जाती है। उपसभापति की बात करें, उपसभापति जो हैं उनकी जो 30 वर्ष होनी चाहिए उनके निर्वाचन के लिए। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण चुके होते हैं और राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है वो फिर के रूप में ये चुने जाते हैं। और सभापति को त्यागपत्र जो देते हैं वो देते हैं सभापति को। अभी तक हमने देखा था कि त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देंगे, तो अध्यक्ष को देंगे। लेकिन ये जो देंगे त्यागपत्र किनकी उपसभापति, ये किसको देंगे त्यागपत्र, तो सभापति को। अब आगे देखते हैं राज्यसभा सदस्य हो गया, उपसभापति। अब राज्यसभा सदस्य के बारे में अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है 30 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा ये चुने जाते हैं और ये राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा जो है ये इनका शपथ ग्रहण होता है। और अपना जो त्यागपत्र देंगे तो वो देंगे सभापति को। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 164, 25 साल कम से कम होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल इनको नियुक्त करता है और इनका जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। और ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो भी राज्यपाल को देंगे। आगे देखते हैं विधानसभा सदस्य की बात करते हैं, तो विधानसभा सदस्य जो हैं इनका निर्वाचन संबंधी मामला है अनुच्छेद 170 में 25 साल के ये होने चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से ये चुने जाते हैं और राज्यपाल इनको जो है वो शपथ ग्रहण कराते हैं और अपना त्यागपत्र देंगे किसको, विधानसभा अध्यक्ष को। और विधान परिषद सदस्य की बात करें, विधान परिषद सदस्य जो है इनका निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 173 और ये न्यूनतम आयु इनकी 30 है। और ये जो है निर्वाचन इनका जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान होता है, राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण होता है और त्यागपत्र देंगे सभापति को। तो देखिए उपयुक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है, यानी कोई कितना भी बुजुर्ग आदमी हो इन सब राजनीति में वो टिका रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो देखा अन्य पदाधिकारी को, तो उससे संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों में आपको कभी भी फंसा सकता है। जैसे एकदम इसका जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। वैसे सरसरी तौर पे मैं बता देता हूँ कैसे कैसे फंसाएगा। जैसे पूछेगा लोकसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, और ऑप्शन में दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, तो कई बार लोग इसमें उलझ जाते हैं। तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। फिर पूछेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है, ऑप्शन 4 दे देंगे तो अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं, उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। उसी तरह देखिए कि लोकसभा का सदस्य जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। चलिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं त्यागपत्र किसको देते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। ठीक है ना,
तो चलिए थोड़ा सा डेटा पूरा नहीं यहाँ दिखेगा, मैं बता दूंगा सब अच्छे से। अब देखते हैं देश भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी कटा हुआ है, तो मैं साइड करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। सब फ्रांस और जर्मनी तक तो नहीं दिख रहा है, मैं सब दिखा दूंगा, साइड करके दिखा दूंगा इसको, है ना। बहुत 1 मिनट में कोशिश करता हूँ। अक्षर थोड़े छोटे से दिख सकते हैं, तो मैं इन अक्षरों को पूरा अच्छे से बता दूंगा, सारा चीज़ अच्छे से। तो देखते हैं देश, भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना की बात करते हैं। देखते हैं देश भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी की। तो विशेषता देखें तो, और लचीला कठोर कितना है, एकात्मक है या संघात्मक है, इसको देखेंगे। संसदीय है या अध्यक्षीय है, संसदीय है या संप्रभुता है, गणतंत्र है या राजतंत्र है, राष्ट्रपति है, नागरिकता है, विधि के सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं विशेषता। तो भारत के संविधान की विशेषता क्या है, तो ये लिखित है। लचीला है या कठोर है, तो ये लचीला मतलब मिश्रित है, कभी कठोर हो जाता है, कई मामलों में लचीला हो जाता है। आंसर राइटिंग में इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। एकात्मक या संघात्मक, ठीक है ना। तो एकात्मक लक्षणों में सहित और संघात्मक व्यवस्था में है ये। संसदीय है या अध्यक्षीय लोकतंत्र है, तो ये संसदीय लोकतंत्र है। फिर आगे देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता कैसे है, तो संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है ना। संसदीय संप्रभुता की बात करें तो यहाँ की संविधान की सर्वोच्चता है। गणतंत्र है या तो राजतंत्र है, तो गणतंत्र प्रधान है। राष्ट्रपति है तो नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। नागरिकता है एकल नागरिकता, सभी क्या होंगे, भारत देश के नागरिक होंगे। विधि के सम्यक, इसको थोड़ा, विधि के सम्यक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसका पालन करता है। अब ब्रिटेन को देखते हैं, ठीक है ना। ये सब आप इन सब के अकॉर्डिंग ब्रिटेन को देखते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, वो अलिखित संविधान है, वो लिखा नहीं गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है, एकदम लचीला है ब्रिटेन का संविधान, और एकात्मक है। यहाँ भी संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय संप्रभुता है, ठीक है ना। भारत में क्या है, संसदीय संप्रभुता नहीं है, यहाँ पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। ये क्या है, संवैधानिक गणतंत्र है। यहाँ पे राष्ट्रपति तो होते ही नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रपति यहाँ नहीं होते हैं। और नागरिकता कैसे, तो एकल नागरिकता है यहाँ भी ब्रिटेन में। और विधि की सम्यक प्रक्रिया को देखें तो विधि का शासन है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है, विधि का शासन है। अमेरिका की देखें तो लिखित संविधान है और कठोर है, संघीय है। ये जो है अपने जो है एकात्मक है या संघात्मक, तो संघीय है। अध्यक्षीय लोकतंत्र है, ये राष्ट्रपति का शासन होता है यहाँ पर। संविधान की सर्वोच्चता है अमेरिका में भी। गणतंत्र है, कार्यकारी प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे द्वैध नागरिकता है, यानी कि कोई अपने अपने स्टेट के भी नागरिक होंगे और साथ साथ अमेरिका के भी नागरिक होंगे। और विधि की सम्यक प्रक्रिया है, भाई अमेरिका की तो बहुत शानदार देन है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस में क्या है, कठोर संविधान है। देखिए विशेषता क्या है रूस में, तो देखिए ये तो पता नहीं है लिखित या अलिखित है। साम्यवाद का मामला है कि वो शो नहीं होता, नहीं, वहाँ भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, यहाँ शो नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो लचीला या कठोर है, तो ये कठोर है। और संघीय है, अर्ध अध्यक्षीय शासन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ संसदीय संप्रभुता की जैसी कोई बात नहीं है। गणतंत्र है, कार्यकारी प्रधान एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और नागरिकता कैसी है, तो द्वैध नागरिकता है रूस में। देखिए कानून का राज संबंधी तो कोई बात ही नहीं है। साम्यवादी देश में सब एक पार्टी के हाथ में सब कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये चर्चा ही करना बेकार है, ठीक है। तो रूस में हम लोग देख रहे हैं। और रूस में क्या है कि चलिए हम लोग देख चुके, अब जापान को देखते हैं। जापान में भी कैसा संविधान है, लिखित संविधान है, कठोर है, एकात्मक प्रकृति में है, संसदीय लोकतंत्र है, संविधान की सर्वोच्चता है, संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, सम्राट ही होते हैं समझिए तो, और प्रधानमंत्री उनके नाम पे शासन करते हैं। नागरिकता है तो एकल नागरिकता है, सभी लोग जापान के ही नागरिक होंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे काम करता है, कहाँ, जापान में। फ्रांस की बात करें तो लिखित संविधान है, कठोर है, प्रकृति में एकात्मक है, अर्ध अध्यक्षीय या अर्ध संसदीय है, संसद की सीमित शक्तियां हैं।
गणतंत्र है। कार्यकारी प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। यहाँ भी द्वैध नागरिकता है, सभी अपने प्रांत के भी नागरिक होते हैं और जर्मनी के भी, फ्रांस के भी। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका अलग हिसाब किताब है, तो इसकी मैं कभी स्पष्ट बताऊंगा जर्मनी के बारे में कि जर्मनी में कैसा है और उसमें कैसा है, ठीक है ना। हम लोग इसको रिटन बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं कई मामलों में, तो मैं इसको बताऊँगा। तो ये क्या है, लचीला या कठोर है, तो ये कठोर है। एकात्मक है या संघात्मक है, ये संघीय है। संसदीय गणतंत्र है, और इसका मतलब गणतंत्र है या राजतंत्र है, तो ये गणतंत्र है। नाममात्र का प्रधान एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है जर्मनी में होता है। सैद्धांतिक एकल नागरिकता है यहाँ पर भी विधि का शासन है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर नहीं दिया गया है। यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें उनके संविधान में लिखी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे नागरिकों को दे दी जाती है। वहाँ पर देखिए जो निजी स्वतंत्रता है ना, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो निजी स्वतंत्रता के मामले में यूरोपियन कंट्री जो है ना वो बहुत आगे है, और अभी जो भी विकास की परिभाषा है वही है कि जिसने निजी स्वतंत्रता जितनी ज़्यादा दी वो उतना ही ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं ब्रिटेन का संविधान, ठीक है ना। अलग अलग देशों के संविधान को हम लोग देखेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान को हम लोग देखें तो राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। ब्रिटेन में आज भी राजा रानी है, हम लोग जानते हैं इन बातों को। अलिखित संविधान है। चार्टर लॉर्ड्स अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है, यानी एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्होंने जो कह दिया वो बातें मान ली जाती है, मतलब भगवान का घर वहाँ पर होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। 2 सदन हाउस होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, एक हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निम्न सदन होते हैं। सम्राट यानी क्राउन कार्यपालिका का नामात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अभी ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री हैं मुझे बताइए। अब बताएं अमेरिका का संविधान को देखें तो अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघ एवं राज्यों का अलग संविधान है। संसद के 2 सदन प्रतिनिधि सभा व सीनेट है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका, ठीक है। देखिए अमेरिका की पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड को जो है ना मतलब बहुत देन है। तो मेरे से इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने कि अमेरिका ने दुनिया के लोकतंत्र को क्या दिया है ये बताएं। चलिए मैंने उसका अच्छा जवाब दिया था और मैं कई बार बता चुका हूँ अपने इसी क्लासेस में, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जर्मनी का संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित व प्रवर्तित हुआ। संघीय शासन एवं संसदीय प्रणाली है। यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर होता है। द्विसदनात्मक है, यानी बुंदेसरात व बुंदेसटाग उच्च एवं निम्न दोनों सदन होते हैं, ठीक है ना। अगर ये चर्चा में रहा तो ये पूछ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा किसी कारण से चर्चा में रहा तो ये पूछ सकता है कि बुंदेसरात क्या है व बुंदेसटाग क्या है। निम्न एवं उच्च एवं निम्न दोनों सदन हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आगे फ्रांस का संविधान की बात करें हम लोग तो वर्ष 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक फ्रांस का संविधान बना। संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। यहाँ पर द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली है, यानी निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। चूँकि फ्रांस हमारा मित्र देश है इसलिए हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान हम लोग देखें तो 1997 में नया संविधान बना। एकात्मक शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली निम्न सदन है एवं नेशनल डाउनसिंग उच्च सदन है। चीन का संविधान की बात करें, देखिए चीन का संविधान को तो हमें वैसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ। संसद एक सदनीय है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। अब देखिए क्या है ना कि चीन में जो है ना जो कुछ भी है ना वो समझिए ऑटोक्रेटिक शासन है। वो अभी फ़िलहाल जो सुप्रीम लीडर होंगे उन्हीं का होगा, तो अभी सुप्रीम लीडर इनके शी जिनपिंग हैं। तो बस नाम मात्र का चीज़ है, जो भी कुछ होता है राष्ट्रपति के हाथ में कंसंट्रेटेड होता है, और ख़ास करके कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत। अब बात करते हैं कनाडा का संविधान की तो संघीय शासन है। शासन का प्रमुख गवर्नर, जिसे ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति इसकी होती है।
शक्तियों का विवरण 4 सूचियों में है। द्विसदनात्मक है। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न एवं सीनेट उच्च है। प्रांतों का प्रमुख जो है वो डिप्टी गवर्नर होता है। अब देखते हैं हम लोग संसद की प्रमुख समितियों को। हो सकता है थोड़ा नहीं दिख रहा हो तो मैं सबको अच्छे से बता देता हूँ। नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कान खुले रखिए। तो श्रेणी को देखिए, समिति का नाम, सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन और कार्य, इन सबको देखते हैं। तो सबसे बात करते हैं वित्तीय समितियों की। वित्तीय समितियां कितनी हैं? तो 3 है। एक है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति। कितनी समितियां हैं? 3 समितियां हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सदस्यों की संख्या हम लोग देखें तो लोकसभा में 15 सदस्य चुने जाते हैं तथा राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में 15 + 7 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और 7 राज्यसभा से। इसके बाद देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर इनका सदस्यों का निर्वाचन होता है। और इसका कार्य क्या है? विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। जो भी खर्च वर्च हो जाता है ना, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो चीज़ रखती है वो यहीं पे रखती है, लोक लेखा समिति के पास। बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना जो है इसका काम होता है प्राक्कलन कमेटी का। अब देखते हैं सार्वजनिक उपकरण समिति। इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति जैसे। इसका भी क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एक संक्रमणीय मत के आधार पर इनका चयन होता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा संवीक्षा स्क्रूटनी करना इसका काम होता है। अब बात करते हैं सदन की समितियां की, ठीक है ना। सदन की समितियां में हम लोग देखें, समिति का नाम है कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और गैर संसदीय सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। सदन की समितियां में देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है ना। इसमें क्या, लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 एवं राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। और इसका जो है सदस्यों का निर्वाचन होता है लोकसभा तथा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति अपने अपने सदनों में इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और कार्य है इसका विधेयकों तथा विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में समय निर्धारित करना। नियम समिति, नियम समिति का क्या काम है? लोकसभा, देखिए लोकसभा की समिति के 15 और राज्यसभा की समिति के 16 सदस्य इसमें होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। संसदीय कार्यवाही व नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना, ये इसका काम होता है। अब देखते हैं गैर सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। 15 सदस्यों से बनी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी सदन के हों। उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना एवं सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण करना। अब बात करते हैं जांच समितियां। जांच समितियों में हम लोग देखते हैं याचिका समिति को और विशेषाधिकार समिति को। तो इसमें देखें हम लोग याचिका समिति में 15 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होता है। सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना, इसका काम होता है। विशेषाधिकार समिति लोकसभा से 15 व राज्यसभा से 10 होते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। संसद के किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। अब बात करते हैं संवीक्षण समितियों के बारे में। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति है ये। अधीनस्थ विधान संबंधित समिति भी इसमें शामिल है और कानून समिति भी। तो देखिए, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। सरकार या मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं, इस बात की जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इसका काम होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी समिति है जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, पर पता नहीं काम करते हैं ही नहीं है ये अपना ढंग से। अभी तक तो नहीं देखा मैंने काम करते हुए, नहीं तो मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपये आ गए होते। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को देखें तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इनमें इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संविधान द्वारा प्रदत्त विनिमयों, नियमों, उपनियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना इसका काम होता है।
अब बात करते हैं कानून समिति की। तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं इसमें। लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों व अधिनियमों की जांच करना इसका काम होता है। सेवा समितियां की बात करें तो सामान्य प्रयोजन समिति है, ये एक ही होती है। लोकसभा के 20 सदस्य इसमें होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। सदन की कार्यप्रणाली के गठन तथा सुधार से संबंधित विषयों पर परामर्श देना इसका काम होता है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रथम है हम लोग उनको देखते हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया। प्रथम स्पीकर लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक वीएस रमा देवी। प्रथम लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017। प्रथम कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक सर जनरल सर राय बूचर। प्रथम नेता विपक्ष राम सुभग सिंह। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी। प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कॉर्नेलिया सोराबजी। प्रथम महिला जिला जज अन्ना चांडी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चांडी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश फातिमा बीवी। आगे देखते हैं किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सबसे पहले तो केरल में बनी थी 1956 में। किस पार्टी ने बनाई थी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा है असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता है वाईवी चौहान जो कांग्रेस के हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से। प्रथम थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। प्रथम महिला मंत्री हैं राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री हैं श्री षणमुखम चेट्टी। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश 1963 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी नियोगी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष है अनंत शयनम अयंगर। संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन होगा वर्ष 1951 में। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाला राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। प्रथम मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त हैं वजाहत हबीबुल्लाह। प्रथम नीति आयोग अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण, ठीक है ना। विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण को देखें तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या अधिकतम 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और इनको पदच्युत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। 182(2) के अनुसार से इनको किया गया है ये चीज़, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी 6 वर्ष होते हैं और 65 वर्ष जो है इनकी मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पुर जाए उसके अनुसार से ख़त्म हो जाते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करती है और पदच्युत जो है ना राष्ट्रपति करेंगे 325 के तहत। देखिए इसमें एक खासियत है, इन लोग को राष्ट्रपति सीधे नहीं हटा सकता है, ठीक है ना। संविधान जो संसद स्थापित कदाचार के द्वारा जो है इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति साइन करेंगे तो इसके बाद हट जाएंगे। इसलिए जो इन लोग को पदच्युत करने की विधि है सभी में ये राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन कब है जब संसद अनुमोदन करके भेजे राष्ट्रपति के पास तब, इसलिए इस सेक्शन को नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका भी है कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जिसमें पहले आ जाए, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। संघ लोकसभा अध्यक्ष इनका भी होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाए, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग इनका होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं और हटा सकते हैं राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो 65 वर्ष में जो है इनको हट जाना है अपने पोस्ट से, जब आ जाए, एज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। 65 वर्ष तक रहेंगे, भले समय से पहले बन जाए तो भले 10 साल तक के लिए हो जाए, वो अलग केस है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो ये भी 62 वर्ष तक रहेंगे, किसी भी एज में बन सकते हैं। राष्ट्रपति जो इनको नियुक्त करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं जब संसद इनको ऐसा करने के लिए बोले। राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय, आयोग या निकाय को और संबंधित मंत्रालय को, ठीक है। तो देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जा सकते हैं और आप उस समय जो है ना थोड़े से उसमें आ सकते हैं, मतलब कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। वो होम मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री ऑफिस वगैरह दे करके आपको कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन नहीं, ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये आ जाता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है ये। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आता है कार्मिक मंत्रालय में। क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, नेशनल रिसर्च एजेंसी, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये आते हैं अल्पसंख्यक मामलों के का मंत्रालय। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त, सेंट्रल कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सोशल वेलफेयर, ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उत्तर पूर्व परिषदें, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये आता है उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये आता है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वीमेन कमीशन, ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। लोकपाल आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान, नेशनल एक्सप्लोरेशन मिशन, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका ये आता है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारत के महान्यायाभिकर्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आता है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये आता है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आता है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का परिसीमन आयोग, डिलिमिनेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आता है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। इसको एक बार देख लेना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि एक आध नंबर का आपको बेनिफिट हो जाए कभी भी, और याद रखना तो बहुत सिंपल है इसको। देखो समितियों के नाम और मंत्रालय विभाग को हम लोग देखते हैं एक बार, समितियों के नाम को और मंत्रालय विभाग को। तो वाणिज्य समिति, राज्यसभा के अधीन समितियाँ को हम लोग देखते हैं। वाणिज्य समिति, वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य समिति में कौन सा है, वाणिज्य एवं उद्योग। गृह मामलों की समिति होना चाहिए ये, गृह मामलों की समिति, इसमें आती है गृह मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास। मानव संसाधन विकास समिति, इसमें मानव संसाधन विकास, युवा मामले एवं खेल, महिला एवं बाल विकास आते हैं। उद्योग समिति में आते हैं भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, इसमें आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, भूविज्ञान, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन।
परिवहन, पर्यटन व संस्कृति समिति, इसमें आता है नागरिक उड्डयन, पथ परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, संस्कृति और पर्यटन। देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, इसमें आएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, आयुष जो है इसमें आ गया। कार्मिक, लोक परिवार, विधि एवं न्याय, इसमें आ गया विधि का न्याय, कार्मिक, लोक परिवाद, जन शिकायत तथा पेंशन संबंधित मामले। और लोकसभा के अधीन समितियों की हम लोग बात करें, अभी तो हम लोग देखा था राज्यसभा के अधीन समितियों को, जिसमें हम लोगों ने देखा वाणिज्यिक समिति, गृह मामलों की समिति, मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, परिवहन, पर्यटन व संस्कृति समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, कार्मिक, लोक परिवार, विधि एवं न्याय समिति। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के अधीन समितियों को। चलिए इसमें देखते हैं पहले कृषि समिति, है ना। कृषि समिति में कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता है। सूचना प्रौद्योगिकी समिति, इसमें आता है संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, और आता है सूचना एवं प्रसारण। बात करते हैं रक्षा समिति की। रक्षा समिति में रक्षा आ गया। ऊर्जा समिति में नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा आ गया इसमें। विदेश मामलों की समिति, इसमें आता है विदेश मंत्रालय। वित्त समिति, वित्त समिति में आता है वित्त, कॉर्पोरेट मामले, योजना और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन। खाद्य उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण, इसमें आता है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण। श्रम समिति, श्रम समिति में आता है श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता और कपड़ा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति, इसमें आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। रेलवे समिति में आता है रेल। नगर विकास समिति में आ गया आवासीय एवं नगरीय मामले। जल संसाधन समिति में आ गया जल शक्ति। रसायन एवं उर्वरक समिति में आ गया रसायन एवं उर्वरक। ग्रामीण विकास समिति में आ गया ग्रामीण विकास और पंचायती राज। कोयला एवं इस्पात समिति में आ गया कोयला एवं खान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति में आ गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले और अल्पसंख्यक मामले, ठीक है ना। देखिए जनजातीय मामले भी इसी में आ गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति के भीतर ही। चलिए अगला देखते हैं। ये थोड़ा करंट से संबंधित मामला है, ठीक है ना। तो करंट से संबंधित है, इसमें कुछ नाम जो है वो चेंज हो गए हैं, तो जो बदले हुए नाम हैं वो बता दूंगा। जैसे कि अब 47वें CGI की जगह पे अब 48वें आ गए हैं, NV रामन्ना। चलिए मैं इसको ऐसे एक बार पढ़ देता हूँ, और जो इसमें बदलाव हुए हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल दीजिएगा, और मुझे भी उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे भी जहाँ दिखेगा वहाँ मैं भी जो है उसको अपडेट करता जाऊँगा। अभी मैंने 2-3 दिन से करंट्स को नहीं देखा है, नहीं डिवाइज किया है, तो हो सकता है कुछ मामले में मैं अटक जाऊँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान पदाधिकारी कौन है? तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। अध्यक्ष नीति आयोग के हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद जो है अब रिटायर हो चुके हैं, कश्मीर वाले हैं, अब शायद दूसरे हैं ये, ठीक है ना। अभी देखना होगा, मैं अपडेट कर दूंगा। अभी शायद कोई है नहीं, गुलाम नबी आज़ाद हो चुके हैं अब। लोकसभा में सदन के नेता है नरेंद्र मोदी। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता है अधीर रंजन चौधरी। मुख्य न्यायाधीश जो है 48वें हो गए हैं, NV रामन्ना। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, अब ये अपडेट कर लेना है इसको। चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार सुशील चंद्रा। महानिदेशक ITBP हैं SS देसवाल। मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। महान्यायवादी KK वेणुगोपाल। नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं GC मुर्मू। निदेशक विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन के हैं S सोमनाथ। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के हैं राम सेवक शर्मा। निदेशक CBI के हैं ऋषि कुमार शुक्ल। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं नंद कुमार साय। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग के जो है ना वो सांपला जी हैं अभी, है ना, सांपला करके हैं अभी। रामशंकर कठोड़िया नहीं है, ये हट गए। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है सैयद घयोरुन हसन रिजवी। अध्यक्ष UPSC के प्रदीप कुमार जोशी, चेंज हो चुके हैं अब शायद, है ना, इसको भी देख लेना है, अपडेट करना है अभी। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी YC मोदी। अध्यक्ष UGC DP सिंह।
इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन, अध्यक्ष एसएससी हैं के बी शर्मा, अध्यक्ष बी आर शर्मा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जस्टिस एच एल दत्तू, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड प्रमोद चंद्र मोदी, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण सुभाष चंद्र खुंटिया, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया अजय त्यागी। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा हेवी चर्चा में है, और यहाँ पर उसके बारे में नहीं लिखा गया है, छूट गया होगा, कई बार पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो उसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उनके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए। पहले जिस रिफॉर्म्स के बारे में लोग सोच नहीं पाते थे, वैसे रिफॉर्म्स जो है ना भगवान लाल साहनी को कर दिया। और हमारे लिए गर्व की बात है कि एनसीबीसी के चेयरपर्सन जो है ना, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि बिल्कुल हमारे पास के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं वो। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, ठीक है। बाकी लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। कई बार मैं कोशिश करता हूं कि क्लासेस एकदम टाइम पे लाने की, बहुत अच्छे तरीके से लाने की, कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। फिर भी मेरी कोशिश है कि जहां तक हो सके बेस्ट क्लासेस लाऊं। देखिए, क्लासेस लाने में कई सारे ट्रबल्स का मुझे भी सामना करना पड़ता है। कई बार लाइट इश्यूज़ होता है, कई बार आसपास साउंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, तो मैं बहुत अर्ली 3 AM में ही इसको रिकॉर्ड करता हूँ। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सुबह के 3 बजे के करीब वक्त हुआ है ना। रात में 11 बजे सोया ही था, लेकिन मैं 3 बजे जग के आ गया रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और चाहे तो शेयर करिए। आंसर राइटिंग वाले सेक्शंस पे भी आऊँगा। तो जनरली रात में ही क्लासेस सबसे बेस्ट होती है। दिन में तो काफ़ी आवाज़ें आती है, सब्जी वाले आ गए, कोई आ गया कोई आ गया, तो डिस्टर्बेंस काफ़ी होती है। तो बाकी आप पढ़ते रहिए लगातार। पॉलिटी मैंने आज विविध 2 के साथ ही पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। पॉलिटी में कोई भी प्रश्न जो है इससे बाहर से नहीं आएगा, पॉलिटी इससे बाहर नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बीपीएससी का पॉलिटी इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैंने बताया है ना, उतना ही आएगा। तो मोटी बुक्स के चक्कर में आकर के अपना प्री को ख़राब ना करें। मोटी बुक्स फिर कभी पढ़िएगा नॉलेज के लिए, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।